अपने प्रथम अध्याय में मौर्य वंश और महाजनपदों के बारे में पढ़ा था। मौर्य वंश और मौर्य प्रशासन के बारे में भी पढ़ा। अब हम आगे पढ़ेंगे शुंग वंश और शातवाहन वंश, और इसके बाद में हम पढ़ेंगे गुप्त वंश के बारे में। इससे पहले कि हमने इतना पढ़ा है, इसमें आपने कितना याद किया है? सिर्फ होमवर्क और क्लास वर्क करना ये पढ़ाई नहीं है। इसमें आप कितना पढ़ दें वो इम्पोर्टेंट है। आपको याद कितना है, आपकी जो कैचअप क्षमता है, जो एबिलिटी है, वो कितनी है, उस पर आपके डिपेंड करता है। बस आप किताबों में घुल मिल जाइए, आप किताबों से दोस्ती कीजिए। मुझे सुभाष चरण सर का एक दो पंक्तियाँ याद आती हैं कि कुछ भी नहीं मेरी ज़िंदगी में सिवाय किताबों के, कुछ भी नहीं मेरी ज़िंदगी में सिवाय किताबों के, जब भी तुम आओगे मुझे बदला हुआ ही पाओगे। कुछ भी नहीं मेरी ज़िंदगी में सिवाय किताबों के, तुम्हारी ख्वाहिश थी मेरा कमरा सजाने की, लेकिन मेरे कमरे में कुछ भी नहीं सिवाय किताबों के, सिवाय किताबों के। तो प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, आपको ये जान लेना है कि किताबों के सिवाय आपके पास में कुछ भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ किताबों से दोस्ती कीजिए। यूं ही नहीं मिलते तमन्नाओं के शहर, मंजिल को पाने के लिए चलना भी पड़ता है। तो आप क्लास वर्क और होमवर्क के साथ साथ में अपनी पढ़ाई भी जारी रखें। पढ़ाई से तात्पर्य है कि उन्हें याद करें, ज़्यादा से ज़्यादा याद करें। लिखना तो हर एक को आता है, लेकिन आप याद कितना करते हैं वो आपका याद किया हुआ आपके एग्जाम में काम आएगा। चलो हम अपनी क्लास की तरफ चलते हैं। अभी तक हमने मौर्य वंश के बारे में पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे शुंग वंश के बारे में। ये इस शुंग वंश की स्थापना किसने की थी और कैसे की थी? ध्यान दो, अंतिम मौर्य सम्राट था जिसका नाम था बृहदर्थ। अंतिम मौर्य सम्राट जिसका नाम था बृहदर्थ, और उसका प्रधान सेनापति था पुष्यमित्र शुंग। प्रधान सेनापति जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। उस पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य सम्राट बृहदर्थ की हत्या कर दी और 185 ईसा पूर्व में इस शुंग वंश की स्थापना की। पुष्यमित्र शुंग ने 151 ईसा पूर्व तक शासन किया और इसने बहुत सारे युद्ध किए और इन युद्धों के अंदर इसने विजय भी प्राप्त की। और इसने अपने शासनकाल में, पुष्यमित्र शुंग ने अपने शासनकाल के अंदर इसने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया। कितनी बार? 2 बार। अब ये अश्वमेध यज्ञ क्या था कि पहले जब कोई राजा अपने को चक्रवर्ती सम्राट घोषित करता था तो उनको एक अश्वमेध यज्ञ करना पड़ता था। इसमें क्या होता था कि वे किसी संकेत के रूप में या तो अपनी सेना को भेजते या फिर एक घोड़ा भेजते थे। जैसा कि आपने रामायण में देखा होगा कि वहां पे राम है वो अश्वमेध यज्ञ करते और लव कुश उन घोड़े को पकड़ लेते हैं। तो इसी प्रकार वे एक अभियान चलाते आसपास के समस्त साम्राज्यों में, और जहां जहां भी यदि कोई उनका मुकाबला करता है तो वे उन्हें हराते हैं, और जो उनकी शक्ति और सत्ता के आगे झुक जाता है, तो इस प्रकार जो भी इनके सामने नतमस्तक हो जाता है और कोई भी इनके सामने सर ना उठाए तो वो चक्रवर्ती सम्राट माना जाएगा। तो इसके लिए वो अश्वमेध यज्ञ किया और इस पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया था। और इस यज्ञ के अंदर संस्कृत व्याकरण के महान और सुप्रसिद्ध विद्वान थे जिनका नाम था पतंजलि। वो इस यज्ञ के पुरोहित थे, प्रधान पुरोहित थे। पुष्यमित्र के उत्तराधिकारियों के अंदर हम पढ़ें तो पुष्यमित्र शुंग के बाद में जो अगला राजा बना वो अग्निमित्र था, उसके बाद में ज्येष्ठमित्र, उसके बाद में भद्रक, उसके बाद में भागवत और उसके बाद में देवभूति। ये है वो पुष्यमित्र शुंग के बाद में, यानी ये पुष्यमित्र शुंग के उत्तराधिकारी थे। देवभूति को उसके अमात्य मंत्री जिसका नाम था वासुदेव, उसने लगभग 73 ईसा पूर्व में सिंहासन से उतार दिया, यानी उनको सत्ता से हटा दिया और स्वयं है वो राजा बन गया। कौन? वासुदेव। किसको हटा करके? देवभूति को। देवभूति कौन था? शुंग वंश का अंतिम शासक, जिसको हटा करके है वो स्वयं है वो राजा बन गए। ये हमने पढ़ा शुंग वंश के बारे में। तो शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व की थी। अंतिम मौर्य सम्राट बृहदर्थ की हत्या करके इसने 151 ईसा पूर्व तक शासन किया, बहुत सारे युद्ध लड़े, उनमें युद्ध में इन्होंने विजय भी प्राप्त की।
और इसने अपने जीवन काल में, अपने शासन काल में 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया, जिसमें संस्कृत के सुप्रसिद्ध संस्कृत व्याकरण के महान ज्ञाता पतंजलि उनके है वो पुरोहित रहे थे। और अंत में है वो 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने अंतिम जो शुंग वंश का शासक था देवभूति, उनको है वो शासन से हटा करके खुद है वो राजा बन गया। शुंग वंश के बारे में हम पढ़ेंगे सातवाहन वंश के बारे में। सातवाहन वंश, इसकी स्थापना किसने की, कब की, ध्यान दो। और ये कहाँ स्थित है, आंध्र, दक्षिण भारत का एक राज्य है आंध्र। ये कहाँ बसा हुआ है, ये गोदावरी और कृष्णा जो नदी है, गोदावरी और कृष्णा नदी की घाटी के अंदर ये आंध्र जो राज्य है वो बसा हुआ है। वहां पे एक व्यक्ति था जिसका नाम था सिमुक, ध्यान से देखिएगा, उस व्यक्ति का नाम था सिमुक। उसने 60 ईसा पूर्व में इसकी स्थापना की। आंध्र गोदावरी व कृष्णा नदी की घाटी में स्थित है। वहां पे सिमुक व्यक्ति द्वारा 60 ईसा पूर्व में सातवाहन वंश की स्थापना है वो की गई। उसके बाद में आंध्र व सातवाहन दोनों नामों से ये विख्यात है। ये जो सातवाहन वंश है ना, ये आंध्र और सातवाहन इन दोनों नामों से वो जाना जाता है। आगे हम पढ़ेंगे कि 37 ईसा पूर्व तक सिमुक ने है वो शासन किया, यानी 60 ईसा पूर्व में ये राजा बना और 37 ईसा पूर्व तक है वो इसने राज्य किया। तथा उसके बाद शातकर्णी प्रथम ने सिंहासन है वो संभाला, यानी सिमुक के बाद में जो अगला राजा बना वो कौन था, शातकर्णी प्रथम। सातवाहन वंश का जो अगला राजा था वो था शातकर्णी प्रथम, ये सिमुक के बाद में बना। शातकर्णी प्रथम ने क्या किया, शातकर्णी प्रथम ने अश्वमेध यज्ञ किया और दक्षिण भारत पर अपनी सत्ता काबिज की। जैसा कि मैंने आपको अभी पहले बताया कि अश्वमेध यज्ञ के माध्यम से वे अपनी सेना को है वो भेजते थे आसपास के साम्राज्यों में, राज्यों में, और जो भी उनकी शक्ति के सामने झुक जाता उनको मिला लेते थे। और यदि कोई नहीं मिल, यानी उनके सामने युद्ध का जो प्रस्ताव था वो स्वीकार करता तो उनको युद्ध करना पड़ता। तो इस प्रकार शातकर्णी प्रथम ने अश्वमेध यज्ञ किया और दक्षिण भारत था उस पर अपनी सत्ता है वो काबिज कर दी। इसके बाद में शातकर्णी प्रथम ने अपनी राजधानी जो गोदावरी नदी है उसके तट पर एक नगर बसा हुआ था, एक नगरी थी जिसका नाम था प्रतिष्ठा, जिससे वर्तमान में पैठन भी कहते हैं, इसको बनाया। दक्षिण भारत में जो राजधानी इसने बनाई वो गोदावरी नदी के तट पर, उस नगरी का नाम था प्रतिष्ठान, जिसे वर्तमान में पैठन, आधुनिक में पैठन को भी कहते हैं। तो इसको अपने है वो राजधानी बनाया। और शातकर्णी प्रथम की मृत्यु के बाद में शकों ने, जो शक शासक थे, शक एक क्या थी, एक जाति थी, तो शकों ने सातवाहन वंश की शक्ति का ह्रास किया, यानी उसको नष्ट किया। जैसे ही शातकर्णी प्रथम की मृत्यु हुई तो उसके बाद में जो शक जाति थी, जो शक वंश था, उसने क्या किया, उसने सातवाहन वंश पर आक्रमण किया, जो इसके साम्राज्य थे उस पर अपना कब्जा जमाया। और इसकी जो शक्ति थी सातवाहन वंश की, जो अब तक शातकर्णी प्रथम और सिमुक द्वारा है वो शक्ति और इस साम्राज्य को बनाया गया था, उसको धीरे धीरे इन्होंने क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। और शकों ने क्या किया, महाराष्ट्र में शकों ने अपनी सत्ता काबिज कर दी और महाराष्ट्र के अंदर शकों ने क्या किया, अपना जो साम्राज्य था वो स्थापित कर दिया। और इस प्रकार इन शकों को क्या कहा जाने लगा, पश्चिमी क्षत्रप वंश। इनको महाराष्ट्र के अंदर इन्होंने जैसे सत्ता काबिज की तो इन्हें कहा जाने लगा पश्चिमी क्षत्रप वंश। इस प्रकार आगे सातवाहन वंश के 23वें शासक शातकर्णी प्रथम के बारे में पढ़ा था। उसके बाद में सातवाहन वंश की जो शक्ति थी वो धीरे धीरे नष्ट होने लगी और शकों ने उस पर कब्जा कर लिया। तो उसके बाद में सातवाहन वंश में वापस एक नया शासक ने जन्म लिया, सातवाहन वंश के 23वां शासक। कितना, 23वां शासक, जिसका नाम था गौतमी पुत्र शातकर्णी। गौतमी पुत्र शातकर्णी ने जो पश्चिमी क्षत्रप थे, जिसको कहते थे शक, इन पश्चिमी क्षत्रपों को शक्ति थी उसको नष्ट कर दिया और अपने वंश की जो शक्ति, समृद्धि और सत्ता थी उनको पुनः हासिल किया। जिस प्रकार शकों ने इनकी सातवाहन वंश की जो शक्ति थी वो शातकर्णी प्रथम के बाद में शक्ति, समृद्धि और सत्ता का ह्रास किया था, लेकिन 23वें शासक गौतमी पुत्र शातकर्णी ने पश्चिमी क्षत्रपों को जो शक थे उनको हरा करके, उनकी शक्ति को नष्ट करके अपने वंश की शक्ति, सत्ता और समृद्धि को वापस है वो स्थापित किए।
इसके बाद में आता वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी, ये सातवाहन वंश का शासक है। यहाँ पे गौतमी पुत्र, ये है वशिष्ठ पुत्र जिसका नाम था पुलुमावी ने उज्जैन के शक महाक्षत्रप, देखो वापस अपने ही दुश्मन से ये दोस्ती कर रहा है। उज्जैन के शक थे जिसका नाम था महाक्षत्रप रुद्रदामन प्रथम। तो इसने क्या किया, पुलुमावी ने क्या किया, उज्जैन के जो अपने दुश्मन शक थे, इनके दुश्मन थे शुरुआत से, वहां के जो शासक थे महाक्षत्रप रुद्रदामन प्रथम, उनकी पुत्री से विवाह कर लिया। और विवाह करने के बाद में जो इस शासक ने सातवाहन वंश से या इनके शासकों से जो अपने भूभाग, जो जमीन थी जो इन्होंने पहले जीत ली थी, विवाह करके इसी शासक ने वो भूभाग है वो वापस है वो प्राप्त कर लिए। ये किसने किया, वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी ने। उसके बाद में अगला जो सातवाहन वंश का शासक था जिसका नाम था यज्ञश्री, इसने क्या किया, इसने कई प्रकार की मुद्राएं चलाई और जिनमें कुछ पर है वो जलपोत अंकित है, जो जहाज होते हैं ना वो उनके चिन्ह है वो अंकित है। इससे ये स्पष्ट होता है हमें ये स्पष्ट होता है, ये ज्ञात होता है कि इस यज्ञश्री का जो साम्राज्य था वो समुद्र तट तक है वो फैला हुआ था, समुद्र तक विस्तृत था। किसका, यज्ञश्री का है वो साम्राज्य। आगे इस वंश के बारे में हम बात करें तो इस वंश के जो सभी शासक थे वो क्या थे, वो हिंदू धर्म के अनुयायी थे। सभी है वो हिंदू धर्म के अनुयायी थे, हिंदू धर्म को है वो मानते थे, हिंदू धर्म के अनुसार वैदिक अनुष्ठान किया करते थे, इसी के अनुसार अपने रीति रिवाज वो चलाते थे। ये सभी हिंदू धर्म के अनुयायी थे। कौन, सातवाहन वंश के सभी शासक। उसके बाद में हम पढ़ते हैं कि इन्होंने क्या किया, वैसे ये हिंदू धर्म के अनुयायी थे लेकिन इन्होंने बौद्ध तथा जैन विहार यानी बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित जो भी रीति रिवाज थे, जो भी उनके कार्य होता था इन धर्म के लोगों द्वारा, उनमें वे क्या करते थे, वे दान देते थे। कौन, सातवाहन वंश के शासक, यानी किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करते थे, धर्म निरपेक्षता का पालन करते थे। इन्होंने ही यानी सातवाहन वंश के शासकों ने ही सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देना शुरू कर दिया। देखो हम दान देते हैं, अनुदान, दान के अंदर या तो हम क्या कर देते हैं, खाना देते हैं, सोना चांदी देते हैं, कपड़े देते हैं, ये देते हैं। लेकिन इन सातवाहन वंश के शासकों ने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले सर्वप्रथम ब्राह्मणों के वो भूमि अनुदान देना शुरू कर दिया, यानी भूमि है वो दान में देना शुरू कर दिया कि वो जमीन अब तेरे नाम, ऐसे। तो उसे कहते थे उस समय अग्रहार। भूमि अनुदान देने की जो प्रथा थी वो सातवाहन वंश के शासकों ने शुरू की, किसको, ब्राह्मणों को दी जाती थी, और इसको उस समय क्या कहते थे, अग्रहार कहते थे। याद रखना, यदि एग्जाम में सवाल आ जाए कि अग्रहार से क्या तात्पर्य है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि ब्राह्मणों को सातवाहन वंश के समय भूमि अनुदान में दी जाती थी, उसको ही अग्रहार कहा जाता था। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने अनेक चैत्य और विहार बनवाए, जिनमें सबसे जो सुप्रसिद्ध था वो था कार्ले का चैत्य। चैत्य क्या होता है, यानी किसी भी महान व्यक्ति की किसी जो उसके शरीर का जो अवशेष होता है उस पर किसी मंदिर नुमा आकृति का है वो निर्माण करना, ऐसा बनाना, उसको चैत्य कहते हैं। तो इन्होंने भी चैत्य और बहुत सारे विहार बनाए, और जिसमें से सबसे जो प्रसिद्ध चैत्य था उसका नाम था कार्ले का चैत्य। ये आपको इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, कार्ले का चैत्य। तो ये हमने पढ़ा है सातवाहन वंश के बारे में। अब हम आगे पढ़ेंगे इसके बाद में गुप्त साम्राज्य। जिस प्रकार हमने मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ा, इसी प्रकार जो जितना महान मौर्य साम्राज्य था उतना ही महान था गुप्त साम्राज्य। इस गुप्त साम्राज्य के बारे में हम पढ़ेंगे कि इसकी स्थापना किसने की। इसकी स्थापना की थी श्रीगुप्त ने। ये इंपॉर्टेंट है, गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी श्रीगुप्त ने 275 ईसा पूर्व में। इसने गुप्त वंश की है वो नींव डाली। परंतु उससे पहले हम पढ़ते हैं कि उत्तर भारत के अंदर कुषाण सत्ता के समाप्त होने पर, यानी गुप्त वंश से पहले कुषाण सत्ता है वो भारत में मतलब शासन कर रही थी, लेकिन जैसे ही कुषाण वंश की सत्ता और शक्ति है वो समाप्त हो गई, तो वहां पे क्या हुआ कि मध्य भारत के अंदर एक बहुत बड़ा भाग है वो शक और मुरंडों के हाथों है वो लग गया, यानी उनके अधीन आ गया। और ऐसे समय के अंदर इस श्रीगुप्त नामक व्यक्ति ने 275 ईसा पूर्व में अपने इन सभी को हरा करके और अपने वंश की नींव डाली, जिसका नाम था गुप्त वंश।
और इस श्रीगुप्त के बाद में जो अगला सम्राट बना, अगला जो राजा बना, उसका नाम था, श्रीगुप्त के बाद में जो घटोत्कच शासक बना, कौन बना? घटोत्कच। इसने है वो स्वयं को क्या उपाधि दी? महाराज की उपाधि दी। घटोत्कच महाभारत के काल का घटोत्कच नहीं था ये श्रीगुप्त के बाद है, यानी गुप्त वंश में एक व्यक्ति था, श्रीगुप्त के बाद में जो राजा बना उसका नाम था घटोत्कच, और इसने स्वयं को क्या उपाधि दी? महाराज की उपाधि है वो दी। अब हम आगे पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य के अंदर, गुप्त वंश में कौन कौन से महान है वो राजा हुए, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो इस प्रकार गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। अब हम पढ़ेंगे, आगे पढ़ते हैं कि घटोत्कच के बाद में जो अगला सम्राट बना गुप्त वंश में वो था चंद्रगुप्त प्रथम। क्या नाम था? चंद्रगुप्त प्रथम, जो 320 ईस्वी में राजा बना और 335 ईस्वी तक इसने वो शासन किया। तो घटोत्कच के बाद उसका पुत्र यानी चंद्रगुप्त प्रथम है, वो घटोत्कच का पुत्र था। ये है वो चंद्रगुप्त प्रथम, गुप्त वंश का अगला शासक है वो बना। किसके बाद में? घटोत्कच के बाद में। और इसने एक उपाधि, जो पदवी कहते हैं, वो धारण की थी, जिसका नाम था महाराजा धीराज। ये एक उपाधियां थी, जो अच्छा मतलब शासन भार संभालता था, अच्छा मतलब राजा होता था, जिसने बहुत सारे साम्राज्य पर विजय प्राप्त की होती थी। तो इस प्रकार वे अपने आप को एक विद्वानों द्वारा है वो उनको उपाधि दी जाती थी। तो इस प्रकार चंद्रगुप्त प्रथम को भी उपाधि दी गई, जिसका नाम था महाराजा धीराज। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी वंशजा, जो लिच्छवी वंश की जो राजकुमारी थी जिसका नाम था कुमार देवी, उससे है वो शादी रचाई, विवाह किया। और चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में एक संवत चलाया, जो आगे चल करके गुप्त संवत के नाम से है वो प्रसिद्ध हुआ। संवत कैलेंडर। तो ये कब चलाया? 319 ईसा में एक संवत चलाया था, जिसका नाम था गुप्त संवत। किसने चलाया? चंद्रगुप्त प्रथम ने। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपको याद रखना है, ये मोस्ट है। इसके बाद में जो अगला सम्राट बना, जो अगला राजा बना चंद्रगुप्त प्रथम के बाद में, वो था समुद्रगुप्त, जो 335 में राजा बना और 380 ईस्वी तक इसने वो शासन किया। तो चंद्रगुप्त प्रथम के बाद में ये राजा बना, जिसका नाम था समुद्रगुप्त। और इसका आदर्श क्या रहा? इस समुद्रगुप्त का आदर्श रहा दिग्विजय और एकीकरण। अब दिग्विजय और एकीकरण है क्या, इसको मैं स्पष्ट कर दूं। दिग्विजय का मतलब है संपूर्ण भारत पर विजय हासिल करना, अधिक से अधिक विजय हासिल करना, एक ऐसा इतिहास रचना जो आज तक किसी ने नहीं की। और वैसे भी इसके बारे में हरिशैन की जो इलाहाबाद प्रशस्ति है उसके अंदर कहा गया है कि ये आज तक, यानी जब तक इसने शासन किया तब तक इसने कोई भी युद्ध है वो ये हारा नहीं। ये इसके बारे में कहा गया समुद्रगुप्त। और इसको एक उपमा दी गई है, जो मैं आपको शायद आपको याद नहीं होगी या पता नहीं होता है, तो मैं आपको बता देता हूं। इसको एक उपमा दी गई है, इसको भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। जिस प्रकार नेपोलियन कोई वाटरलू युद्ध के अलावा कोई भी नहीं हारा था, इसी प्रकार समुद्रगुप्त भी है वो कोई युद्ध नहीं हारा था, तो इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। तो इसका आदर्श था दिग्विजय, अधिक से अधिक विजय हासिल करना और एकीकरण, जितने भी साम्राज्य बिखरे पड़े उन सबको अपने साम्राज्य में मिलाना, ये था एकीकरण। तो ये दिग्विजय और एकीकरण इसके क्या थे? इसके आदर्श थे। उसके बाद में जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि ये साम्राज्यवाद में विश्वास रखता था। अभी साम्राज्यवाद क्या है? साम्राज्यवाद का मतलब है कि जो छोटे छोटे अन्य राज्य हैं उनको अपने साम्राज्य में, अपने राज्य में मिलाना, ये होता था साम्राज्यवाद। दूसरे राज्य पर कब्जा करके साम दाम दंड भेद किसी भी प्रकार से उनको अपने राज्य में मिलाना, उसको कहते थे साम्राज्यवाद, अपने साम्राज्य का विस्तार करना। इसके बाद में इसके जो दरबारी कवि था जिसका नाम था हरिशैन, उसने एक प्रशस्ति की रचना की थी जिसका नाम था इलाहाबाद प्रशस्ति।
इलाहाबाद प्रशस्ति, उसके अंदर इसकी सैनिक सफलताओं का वर्णन किया गया। यानी उसके अंदर इस इलाहाबाद, ये इंपॉर्टेंट है, इलाहाबाद प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? हरिशैन, जो कि किसके दरबारी कवि थे? वो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने इलाहाबाद प्रशस्ति लिखी, उसके अंदर समुद्रगुप्त ने कितने युद्ध लड़े, किन किन युद्धों के अंदर किस प्रकार से उन्होंने जीत हासिल की, क्या क्या उन्होंने कौन कौन से क्षेत्र या कौन कौन से संधियां की, उसके बारे में, और जो सैनिक सफलताएं उसके बारे में है वो इसमें वर्णन किया गया है। और इस प्रशस्ति के अनुसार ये कोई भी युद्ध नहीं आ रहा था। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि इलाहाबाद प्रशस्ति के अंदर लिखा हुआ है कि समुद्रगुप्त कभी भी युद्ध है वो नहीं आ रहा था। इसे भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। इसके पास एक शक्तिशाली नौसेना थी। नौसेना तो आप जानते होंगे, यानी एक बहुत बड़ा जहाजी बेड़ा था इनके पास में। शक्तिशाली नौसेना थी जिसके द्वारा वो विदेशों से संबंध स्थापित करता था। जो दूसरे देश थे उनसे वो अपने संबंध है वो मजबूत करता था और व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देता था। इसने अपने शासनकाल के अंदर अश्वमेध यज्ञ किया। और हमें खुदाई के अंदर जो पुरातत्व अवशेष अभी जो मिलते हैं खुदाई में, वहां पे जब इनके सिक्के मिलते हैं तो उन सिक्कों पर है वो अश्वमेध पराक्रम ये लिखा मिलता है। इसके जो सिक्के मिलते हैं समुद्रगुप्त के, जिस प्रकार वर्तमान में 5 रुपए का 10 रुपए का सिक्का होता है और उस पर जिस प्रकार चित्र अंकित होता है, नाम लिखा हुआ था भारत सरकार 5 रुपए, इस प्रकार लिखा होता है ना, इसी प्रकार समुद्रगुप्त के जो सिक्के हमें प्राप्त हुए हैं तो उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? अश्वमेध पराक्रम। इसका मतलब ये होता है कि हाँ, उसने अश्वमेध यज्ञ है वो किया था। और इसके बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में हम जानकारी आगे पढ़े तो ये ललित कला और संगीत में निपुण था। यानी इसको नाट्य शास्त्र का, नृत्य का बड़ा ज्ञान था और ये संगीत के अंदर बड़ी रुचि लेता था। और इस कारण इसे कविराज भी कहते थे। किसको? समुद्रगुप्त को। कविराज की उपाधि से भी इनको जाना जाता है। किस कारण से? क्योंकि ये ललित कला और संगीत में भी निपुण थे, इसी कारण इनको कविराज कहा गया। और एक हमें आगे जानकारी और मिलती है कि एक सिक्के पर उसकी आकृति वीणा बजाती हुई है और वे भगवान विष्णु के भक्त भी थे। यानी एक सिक्का मिलता है जिस पर समुद्रगुप्त बैठे हैं और वीणा बजाते हुए उनकी एक चित्र है वो उत्कीर्ण किया गया है, एक सिक्के पर हमें मिलता है। इससे हमें ये स्पष्ट हो जाता है कि वो संगीत के अंदर और ललित कला में बड़े निपुण थे और उनको बड़ी इनमें रुचि थी। इस कारण ही उनको कविराज कहा गया। और ये भगवान विष्णु के बड़े भक्त थे। भगवान विष्णु के भक्त थे कौन? समुद्रगुप्त। लेकिन इसके साथ साथ में ऐसा नहीं कि वे दूसरे धर्मों का सम्मान नहीं करते थे, नहीं, वे दूसरे धर्मों का भी इसी प्रकार है वो सम्मान करते थे। तो ये हमने पढ़ा अभी चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त के बारे में। तो आगे हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। एक ही नाम के 2 शासक बने, इसलिए जो पहले हमने चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ा उनका नाम था चंद्रगुप्त प्रथम, और अब हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, जिसने 380 से 412 ईस्वी तक है वो शासन किया था। अब इनकी क्या उपलब्धियां रही? इन्होंने क्या किया? तो ये समुद्रगुप्त का पुत्र था और इनके अन्य नाम भी थे। देवराज और देवगुप्त के नाम से भी इनको जाना जाता था चंद्रगुप्त द्वितीय को। ये समुद्रगुप्त के पुत्र थे। इनके अन्य नाम था देवराज और देवगुप्त भी इनको कहा जाता था। इन्होंने क्या किया कि हमने अपना जो राज्य था, अपना जो साम्राज्य था, उसका विस्तार कैसे किया? 2 संबंधों का था। एक तो विवाह संबंध और दूसरा विजय। एक तो अधिक से अधिक जो आसपास के राज्य थे उनसे इन्होंने विवाह स्थापित कर ली, विवाह संबंध स्थापित कर ली, शादियां न चली। अब जहां से शादी करते तो भला जीजा पर कौन, अपने ही जो समधी जी होते हैं उन पर भला कौन आक्रमण करता है? तो इन्होंने ऐसे ही कुछ कूटनीतिक चाल चली तो विवाह संबंध स्थापित किए, और दूसरा जो नहीं माने उन पर आक्रमण किया, और वहां पे जो दूसरे राज्य थे वो इनके साथ में आ गए तो इनकी ताकत बढ़ गई और इस प्रकार उन पर है वो विजय हासिल कर ली। तो इन 2 माध्यमों से इन्होंने अपने साम्राज्य का क्या किया? विस्तार किया, विवाह संबंध और विजयों द्वारा। आगे हमें मिलता है कि इन्होंने शक विजय, शकों के बारे में हमने पहले पढ़ा। शक क्षत्रप, जो पश्चिमी क्षत्रप के नाम से उन्होंने महाराष्ट्र के अंदर अपनी शासन संस्था स्थापित की सातवाहन वंश के अंदर। तो वह शक आज भी, आगे भी जो दूसरे वंश के जो राजा हुए उनको परेशान करते आए। ये एक प्रकार की जाति थी जो
एक नरभक्षी जाति के रूप में भी जानी जाती थी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी चंद्रगुप्त द्वितीय को बहुत परेशान किया, लेकिन अंततः चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक जो भी थे उनको है वो पराजित किया और एक उपाधि धारण की जिसका नाम था विक्रमादित्य। ये उपाधि है वो शक विजय के बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय ने है वो धारण की थी। इसके बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद में जो अगला राजा बना वो था कुमारगुप्त महेंद्रादित्य। नाम क्या था? कुमारगुप्त महेंद्रादित्य। कुमारगुप्त ने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। देखो उस समय संपूर्ण भारत के अंदर इतना ज्ञान था और इतनी धन संपदा थी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि भारत वो विश्व गुरु और सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। तो हमारे ही देश के अंदर तक्षशिला, आचार्य चाणक्य जिसमें पढ़ाते थे आचार्य थे, तक्षशिला और नालंदा, ये दो विश्वविद्यालय थे जिसके अंदर दूर दूर देशों से वो शिक्षा प्राप्त करने के लिए यहाँ पे विद्यार्थी पढ़ने आया करते थे। तो इस नालंदा जो विश्वविद्यालय था इसकी स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त महेंद्रादित्य ने है वो इसकी स्थापना की थी। और इसका जो राज्य था वो सौराष्ट्र से बंगाल तक फैला हुआ था। सौराष्ट्र से बंगाल तक है वो कुमारगुप्त महेंद्रादित्य का है वो साम्राज्य है वो फैला हुआ था। कुमारगुप्त महेंद्रादित्य के बाद में अगला जो शासक बना वो था स्कंदगुप्त, जो 455 में शासक बना और 467 ईस्वी तक इसने वो शासन किया था। तो हमें इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है जूनागढ़ अभिलेख से। याद रखना आगे भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट, और ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे सवाल हमें प्राप्त होता है कि जूनागढ़ अभिलेख किस गुप्त शासक से संबंधित है, तो वो है स्कंदगुप्त से। और इस जूनागढ़ अभिलेख से हमें क्या ज्ञात होता है? हमें ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने मौर्यों द्वारा निर्मित यानी बनाई गई सुदर्शन झील, एक झील का नाम था जिसका नाम था सुदर्शन झील, उसका जीर्णोद्धार करवाया। जीर्णोद्धार का मतलब होता है पुनः निर्माण करवाया। बनी हुई तो पहले थी, उसकी मरम्मत करवाई। अब किसने करवाई? स्कंदगुप्त ने। ये पहले से बनी हुई थी। इसको बनाया किसने था? इसको बनाया था मौर्यों ने। किसने बनाया था? मौर्य ने बनाया था, लेकिन ये टूट चुकी थी और इस झील का नाम था सुदर्शन झील। और इसको बाद में व्यवस्थित करवाया, ठीक करवाया, इसका जीर्णोद्धार कराया किसने? स्कंदगुप्त ने करवाया था। और स्कंदगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है कि इससे हूणों के आक्रमण का सामना करा। मलेच्छ जाति के जो हूण थे वो, ये हूण नरभक्षी थे, ये लूट मार करते थे, गांव के गांव जला देते थे, साम्राज्य को नष्ट कर देते, स्त्रियों को अगवा कर लेते थे। तो ये हूण थे, इन हूणों के आक्रमणों का भी सामना करना पड़ा था स्कंदगुप्त को। लेकिन अंततः स्कंदगुप्त ने इन हूणों को भी क्या कर दिया? पराजित कर दिया, हरा दिया उनको भी। तो इस प्रकार गुप्त वंश की शक्ति और सत्ता के बारे में हमने पढ़ा कि किस प्रकार गुप्त वंश के अंदर कौन कौन से शासक हुए, उन्होंने कौन कौन से कार्य किए और उनकी क्या क्या उपलब्धियां रही, ये हमने पढ़ा। अब हम आगे पढ़ेंगे कि गुप्त वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या रही। उन्होंने अपने शासन काल के अंदर ऐसे कौन कौन से कार्य किए जिस कारण गुप्त काल को भारत का स्वर्णिम काल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? भारत का जो स्वर्णिम काल कहा जाता है वो किस काल को कहा जाता है? गुप्त काल को। ये क्यों कहा जाता है? ये हम पढ़ेंगे कल गुप्त वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियों के अंदर।